स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में वर्धी जनन और कायिक जनन और इसके आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसकी 3 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल के स्मार्ट सिटी। तो आइए, समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वर्धी जनन या कायिक जनन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यदि वर्धी भाग या कायिक भाग से, वर्धी भाग या कायिक भाग मतलब जड़, तना तथा पत्ती, यदि वर्धी भाग या कायिक भाग मतलब जड़, तना तथा पत्ती से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो उसे वर्धी जनन या कायिक जनन कहेंगे। एक बार फिर से, वर्धी जनन या कायिक जनन क्या है? यदि वर्धी भाग या कायिक भाग से मतलब जड़, तना तथा पत्ती से एक नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे वर्धी जनन या कायिक जनन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो वर्धी जनन या कायिक जनन होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके मेनली 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक जनन, एक होता है कृत्रिम जनन। तो जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, जो प्राकृतिक जनन है वो प्राकृतिक रूप से नए पौधे का निर्माण होगा और जो कृत्रिम कायिक जनन है उसमें मनुष्य द्वारा नए पौधे का निर्माण होगा। तो आइए हम जानते हैं प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। तो जो प्राकृतिक जनन होता है इसमें नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक रूप से होगा और इसमें नए पौधे का निर्माण मानवों की सहायता से होगा। तो एक बार फिर, वर्धी जनन या कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? वर्धी जनन या कायिक जनन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है इसमें नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक रूप से होगा और जो कृत्रिम कायिक जनन है इसमें नए पौधे का निर्माण मानवों की सहायता से होगा। तो आइए अब हम जानते हैं जो प्राकृतिक कायिक जनन है ये 3 टाइप में जाएंगे। जड़, तना तथा पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा एवं पत्ती द्वारा। तो जो जड़ द्वारा है उसका एग्जाम्पल हो गया क्या? शकरकंद। जो पत्ती द्वारा है इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अजूबा। और जो तना द्वारा है, तना द्वारा क्या हो गया? बहुत सारे हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज। और जो पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन है उसमें एक आता है बिगोनिया। क्या आता है? बिगोनिया। तो अब हमारा यहां पर वर्धी जनन खत्म हो रहा है। वर्धी जनन या कायिक जनन, इसके आपको डिफिनेशन जाना आपने। वर्धी जनन या कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन एवं कृत्रिम कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन होंगे इसमें नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक रूप से होगा और जो कृत्रिम कायिक जनन है इसमें नए पौधे का निर्माण मानव की सहायता से होगा। जो प्राकृतिक कायिक जनन है उसके 3 टाइप हैं, जड़ द्वारा होगा, तना द्वारा होगा एवं पत्ती द्वारा होगा। तो जो जड़ द्वारा है उसका एग्जाम्पल है शकरकंद, जो तना द्वारा है उसका है आलू, प्याज, अदरक, और जो पत्ती द्वारा जो है वो है अजूबा एंड बिगोनिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब चलिए हम इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं और फिर इसके आगे हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तब तक हम बोर्ड को इरेज किए दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अगर आपने हमारी चैनल की इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखी होगी बायोलॉजी की, तो उसमें आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस के बारे में जाना होगा। उसी से मिलता जुलता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वही हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये नर का अंग है, ये मादा अंग हो गया, यहां पर बना मादा युग्मक, यहां पर बना नर युग्मक। युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। अब बना नर युग्मक, यो मादा युग्मक। अब जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? ये घटना क्या कहलाएगी? निषेचन। निषेचन के बाद हमारा बनेगा जाइगोट। जाइगोट के क्या बनेगा? एम्ब्रायो यानी भ्रूण। और फिर ये आगे चलकर क्या बन जाएगा? एक नए जीव का निर्माण होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए, थ्योरी बेस समझना एक अलग बात है और डायग्राम समझना एक अलग बात है। अगर आप डायग्राम समझकर अगर ये बात आपको फुल समझ में आ जाती है तो आपकी थ्योरी एकदम जीरो लगेगी। आपको इसकी थ्योरी एकदम जीरो लगेगी, क्योंकि अगर ये समझ गया तो थ्योरी समझने में बहुत कम समय लगेगा। इसमें क्या होगा? एक नर अंग होता है, मादा अंग होता है। मतलब जो नर अंग होता है उससे नर युग्मक बनेगा, जो मादा अंग होता है उससे मादा युग्मक बनेगा। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का आपस में मिलन होगा तो उस घटना को कहेंगे निषेचन। और निषेचन के बाद जो हमें देखने को प्राप्त मिलेगा वो प्राप्त होगा जाइगोट, जो कि 2n होगा। इसके बाद भ्रूण बनेगा और भ्रूण के बाद जीव बनेगा। अब अगर बात करें इसकी थ्योरी के बारे में तो चलिए हम इसको इरेज कर फिर इसके थ्योरी को लिख देते हैं। चलिए हम बोर्ड को इरेज किए दे रहे हैं। आप लोग दोस्तों, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ चीजों के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन आज फिर से उसका एक किस्म से रिवीजन हो रहा है। तो आइए देखते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादक युग्मक का निर्माण शामिल है। मतलब अभी हमने डायग्राम में समझाया था कि इसमें नर अंग और मादा अंग अलग अलग होंगे और इन नर अंग से नर युग्मक बनेगा और मादा अंग से मादा युग्मक बनेगा। और जब उन दोनों का मिलन होगा तो उसे कहेंगे निषेचन। यही चीज आगे लिखा है कि इसमें नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करेंगे। अभी हमने बताया था ये भी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमें प्राप्त होगा देखने को वो है युग्मनज यानी जाइगोट हमें प्राप्त होगा, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होगा। जाइगोट आगे चलकर भ्रूण बनाएगा और भ्रूण आगे चलकर नए जीव में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत यानी बड़ा, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स एवं धीमी प्रक्रिया है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो हमारी फास्ट स्पीड उसकी थी, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी प्रक्रिया धीमी है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने पेरेंट के समरूप नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जो बच्चे जन्मे होते हैं वो अपनी पेरेंट्स के समरूप नहीं होते हैं। और हो भी कैसे? 50% तो पापा जी का मतलब स्पर्म हो गया और 50% मम्मा का हो गया ओवा, यानी 50% स्पर्म हो गया और 50% ओवा हो गया। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ डिफरेंट ही तो बनेगा। हाँ, मेनली एक बात और, इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को कहते हैं ऑफस्प्रिंग। तो अभी हम लोग को आना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर अलग रहेंगे, मादा अलग रहेंगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट का निर्माण शामिल है। वही गैमीट जब दोनों मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलन होगा तो वो प्रक्रिया निषेचन कहलाएगी, और निषेचन करने के बाद जायगोट का निर्माण होगा, और वही जायगोट आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण करेगा। जो अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, वो अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, कॉम्प्लेक्स एंड धीमी प्रक्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने पेरेंट के समरूप नहीं होती है। ये क्या होती है, अब हो भी कैसे, अभी हमने बताया ना 50% स्पर्म हो गया, 50% ओवा हो गया, तो उससे जो कुछ बनेगा वो डिफरेंट ही तो बनेगा। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चे को कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ये काफी महत्वपूर्ण है कि बहुत बार पूछ लेते हैं कि ऑफस्प्रिंग क्या होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे संतति को ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और उनकी डिफिनीशन के बारे में क्या होती है, उनके पैरामीटर क्या होता है। आइए तब तक हम इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं। बोर्ड इरेज हो चुका है, बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम देखते हैं जो लैंगिक जनन होती है इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं। फर्स्ट आता है जुवेनाइल फेज, एंड सेकंड आता है रिप्रोडक्टिव फेज है, थर्ड आता है सेनेसेंस फेज, जिसको ओल्ड एज भी कहते हैं। तो जो जुवेनाइल फेज होता है इसमें क्या होता है, जो संतति होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज में आने के लिए परिपक्व हो रहा होता है। जुवेनाइल फेज का समापन रिप्रोडक्टिव फेज का एक पैरामीटर माना जाता है, और रिप्रोडक्टिव फेज का समापन सेनेसेंस फेज यानी ओल्ड एज का पैरामीटर माना जाता है। तो आइए हम एक एक को कर समझते हैं कि जो किशोरावस्था क्या होती है, जनन प्रावस्था क्या होती है, एंड वृद्धावस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जुवेनाइल फेज। जो हमारा जुवेनाइल फेज होता है, ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फेज में आने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है, जहां वह ग्रोथ करता है, मतलब जहां वह बढ़ता है, तथा करता है मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। और सेकंड होता है यह प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए ले ले इसको हम, क्या होता है, जो बैम्बू होता है, बैम्बू यानी बांस, ये क्या होती है, जनरली जो बैम्बू होता है वो क्या होता है, जनरली 50 से 100 साल के बाद फल एवं फूल देते हैं।
ये क्या होते हैं? बैम्बू जनरली 50 एवं 100 साल के बाद फल एवं फूल देते हैं और फिर उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिए, जो हमारा जुवेनाइल फेज होता है, ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है, जहां वह ग्रोथ करता है, मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। मतलब जो जुवेनाइल फेज है वो रिप्रोडक्टिव के पहले की फेज है। यह प्लांट में वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जाना जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्ट जो जुवेनाइल फेज होता है, इसी को प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर ले लूं हम, तो जो बैम्बू होता है वो जनरली 50 से 100 साल के बाद फल एवं फूल देते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप एक बार वीडियो को रोककर फिर से इस वीडियो को देखें, आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं। तो चलिए हम बोर्ड को इरेज करते हैं। दोस्तों, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं कि जो स्ट्राबिलैंथस कुंथियाना यानी नीला कुरांजी है वो क्या होता है। तो जो नीला कुरांजी है ये 12 वर्षों में केवल एक बार ही फूल देता है। जो नीला कुरांजी है ये हमारा 12 वर्षों में केवल एक बार ही फूल देता है। इस प्लांट ने हाल ही में सितंबर और अक्टूबर महीने में 2006 में फ्लावर दिए थे। बड़ी संख्या में फ्लावर देने के कारण केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के हिली एरिया में ब्लू कालीन सा बिछा हुआ सा दिखा, जिसने टूरिस्ट को बड़ी संख्या में आकर्षित किया। तो यहाँ पर हमारा जुवेनाइल फेज समाप्त हो रहा है। अब हम समझते हैं रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब चलिए इस बोर्ड को हम इरेज कर देते हैं और समझते हैं रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। तो आइए बोर्ड को इरेज करते हैं। दोस्तों, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है। तो जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज का समापन रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज का समापन रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। इसको हम हायर प्लांट में आसानी से देख सकते हैं। इसमें नोट है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव फेज का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो अलग अलग होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की जो टाइम होती है, ड्यूरेशन होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता दूं कि जो नेचर में रहने वाली जो चिड़िया हैं वो सीजनली अंडे देती हैं, मतलब अपने सीजन के दौरान अंडे देती हैं। और जबकि जो कैप्टिविटी यानी पोल्ट्री फार्म में रहती हैं वो चिड़िया, वो मतलब रहने वाली जो चिड़िया होती हैं वो पूरे वर्ष अंडे देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। इसके बाद ये जानिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रिकल साइकिल किसे कहते हैं। तो काउ, सीप, डीर, डॉग्स, रैट, टाइगर, इसी प्रकार के जैसे नॉन प्राइमेट जो मैमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान आने वाले साइक्लिक चेंज को कहते हैं ओएस्ट्रिकल साइकिल। जबकि जो प्राइमेट होती हैं यानी होते हैं मंकी मीन्स बंदर, एपी मीन्स लंगूर एंड ह्यूमंस मीन्स मानव, इनमें जो साइक्लिक चेंज होता है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। आशा है कि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं सेनेसेंस फेज या ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था क्या होती है। तो वृद्धावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज का समापन
सेशंस फेज या ओल्ड एज का एक पैरामीटर माना जा सकता है। जो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जो फेज आती है उस फेज का क्या नाम है? ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। देखिए, पादप तथा प्राणियों दोनों में ही जो तीनों प्रावस्थाएं होती हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज, उनके बीच जो संक्रमण यानी जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। तो एक बार फिर से, जो सेनेसेंस फेज या ओल्ड एज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज का जो समापन होता है वो सेनेसेंस या ओल्ड एज का पैरामीटर माना जा सकता है। पादप तथा प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रावस्थाएं के बीच जो संक्रमण यानी जो ट्रांजिशन के लिए उत्तरदायी होते हैं वो हार्मोन होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी थोड़ी भी मेहनत दिखती हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी तीनों के क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपको इसमें क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अगर जीरो से बायोलॉजी को स्टार्ट करना चाहते हैं क्लास 12 का तो वो यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट एवं सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।